हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकलव्य कोचिंग क्लासेस। एकलव्य कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम लोग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 3 सेशन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस देखा हुआ है, यूरोपियों का आगमन देखा है और इसके साथ साथ हमने नवीन राज्यों के उदय में बंगाल का आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मित्रों, यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाइए और वहाँ पर उन वीडियोस को देखिए। यदि पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, क्योंकि आप ही का सहयोग हमें आगे बढ़ने में सहायता और प्रोत्साहन देगा। मित्रों, इसी के साथ हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली थी। पुर्तगाल, यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों के आगमन में हमने पुर्तगाल देखा था, डच देखा था, अंग्रेज़ देखे थे, डेन देखे थे और फ्रांसीसी देखे थे। मित्रों, मैं आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। जब हमने फ्रांसीसी पढ़ा रहे थे तो फ्रांसीसियों में हमने आपको क्या बताया था, कर्नाटक के युद्ध के बारे में बताया था। हमने बताया था कर्नाटक का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। हमने 3 कर्नाटक के युद्ध का जिक्र किया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। बहुत सारे मित्रों को इस बात का कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पर जो हमने डेट बताई थी, प्रथम युद्ध का 1740 से लेकर 1748 तक। उनमें से कुछ मित्रों ने हमें बताया कि सर आपने गलत बताया है, क्योंकि डेट जो है प्रथम युद्ध का 1746 से 1748 है। इसी प्रकार से जो द्वितीय युद्ध की जो डेट दी हुई है, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका, उसमें जो डेट दी हुई है वह डेट दी हुई है 1748 से 1754 और हमने बताया है 1751 से 55। तो मित्रों, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ बुक्स, आप, मैं हर बार यही कहता हूँ, कुछ बुक्स। जी हाँ मित्रों, यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे, स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें जो फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका दिया हुआ है उसकी डेट दी हुई है 1740 से 1748। क्या दी हुई है, 1740 से 1748 दी हुई है। और सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका, उसमें दिया हुआ है डेट 1751 से 1755। ठीक है, लेकिन कहा जाए सर्वमान्य तिथि अर्थात जिसे मैक्सिमम प्रायोरिटी दी गई है वो कौन सी डेट है, तो वो डेट है 1746 से 1748। ठीक है, और सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका में जो हमारा डेट है उसे, वो कौन सा है, 1748 से 1754। अर्थात कभी आपके सामने प्रश्न आता है तो हमेशा आएगा, तो यही आएगा 1746 से 1748। 1748 फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, और सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका के लिए डेट आएगी 1748 से 1754। क्या आएगी, 1754। इसलिए मित्रों, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमने पिछली बार बताया था वो सही बताया है। हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, जिससे आपको क्या हो, कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने गलत बताया है। यहाँ पर दोनों डेटें दी हुई हैं, 1740 भी दिया हुआ है, 1746 भी दिया हुआ है। मैं आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग 1746 से 1748 पे ही फोकस करें, फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, और सेकंड बैटल ऑफ कर्नाटका के लिए 1748 से 1754 पे आप लोग क्या करें, फोकस करें। मित्रों, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है मित्रों कि हर बार यह कहा जाए, मैक्सिमम टाइम पूछ लेता है कि फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका का अंत, यानी कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ है, सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटका का अंत किस संधि के साथ हुआ है, हैं, और बैटल ऑफ कर्नाटका किनके मध्य लड़ा गया है। इसके अलावा पूछ सकता है फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका किनके किनके मध्य कब लड़ा गया है, मतलब कि डेट पूछ सकता है। इसलिए आपको इसको क्या करना है, स्किप नहीं करना है। मित्रों, अब हम क्या है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि नवीन राज्यों के उदय में हमने क्या देख रहे थे, बंगाल देख रहे थे, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि बंगाल का संस्थापक कौन था। बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। ठीक है, और इसकी नियुक्ति एक दीवान के रूप में औरंगजेब ने कब की थी, 1700 में की थी, एक दीवान के रूप में। लेकिन जब उस समय बंगाल का जो सूबेदार था, कौन, बंगाल का जो सूबेदार था वो कौन था,
उसका नाम था अजीमुस्सान। ठीक है, उसका नाम क्या था, अजीमुस्सान। वो क्या था, एक लापरवाह था, अयोग्य था। ठीक है, वो बंगाल का सूबेदार तो था, लेकिन वो भोग विलास में लिप्त रहता था, अर्थात वो क्या था, एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण मुर्शीद कुली खां को दीवान और सूबेदार दोनों की जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ता था। बाद में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुर्शीद कुली खां क्या कर लिया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। मुगल सत्ता से स्वतंत्र नहीं किया था, ये मुगल सत्ता के अधीन था, लेकिन एक स्वतंत्र शासक के रूप में क्या कर रहा था, कार्य करने लगा था। ठीक है, इसी के साथ इसने क्या किया, अपनी सत्ता स्थापित कर ली बंगाल में। और जो फर्रुखसियर था, मुगल सम्राट बना 1717 में, इसने बंगाल में किसको शामिल कर दिया, बंगाल में उड़ीसा भी मिला दिया। बंगाल में क्या कर दिया, उड़ीसा को भी शामिल कर दिया 1719 में। ठीक है, और 1717 में फर्रुखसियर ने मुर्शीद कुली खां को क्या कर दिया, बंगाल का सूबेदार भी बना दिया। इसके बाद हमने देखा कि यह एक योग्य शासक था। इसने योग्य शासक के रूप में ऐसे कौन कौन से कार्य किए, तो इसने क्या किया, किसानों के हितों के बारे में सोचा, जिसके कारण इसने तक्कावी ऋण का क्या किया, तक्कावी ऋण बांटे। इसके अलावा इसने इजारेदारी व्यवस्था को हमने मित्रों आपको बताया था कि यह क्या होती है, एक राजस्व की व्यवस्था होती है, किस तरह से हमें अधिक से अधिक टैक्स की प्राप्ति हो, क्योंकि हमें जो है अपना क्या है, स्टेट को चलाना है। स्टेट को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। ठीक है ना, ये टैक्स ही एक जरिया होता है कि हमें अपने स्टेट को किस प्रकार से चलाएंगे। यदि हमें जितना अधिक टैक्स मिलेगा, हम उतना ही अच्छे से क्या कर लेंगे, स्मूथ तरीके से क्या चला सकते हैं, अपने राज्य को, स्टेट को चला सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए इसने क्या किया, इजारेदारी व्यवस्था लागू की, खालसा व्यवस्था लागू, खालसा भूमि का अधिक से अधिक क्या किया, संग्रहण किया। अर्थात ये क्या था, एक योग्य शासक, इसमें सभी गुण थे। ठीक है, इसकी 1727 में जब मृत्यु हो जाती है, तो इसकी मृत्यु के बाद इसका जो दामाद था, कौन, दामाद का मतलब जमाता, मतलब आप लोग जानते होंगे लड़की का पति होता है। ठीक है ना, तो जो इसका दामाद जमाता अर्थात दामाद था, वह क्या बन गया, बंगाल का नवाब बन गया। यह बंगाल का नवाब बना। इसके समय में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई ही नहीं थी। ठीक है ना, इसके समय में सिर्फ एक ही घटना हुई थी कि इसके समय में क्या, बिहार शामिल हो गया था उड़ीसा में। क्या हो गया था, बिहार उड़ीसा में क्या हो गया था, शामिल हो गया था। सिर्फ इसके अलावा इसके शासनकाल में कोई भी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटित हुई थी। फिर इसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र होता है सरफराज खां, कौन, सरफराज खां, यह क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1739 में किसका, शुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो 1739 से 1740 तक कौन रहता है, सरफराज खां गद्दी पर बैठता है। जब मित्रों ये गद्दी पर बैठता है, तो उस समय बिहार का क्या था, एक फौजदार था, बिहार का फौजदार था, जिसका नाम था अलीवर्दी खां। क्या था, अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां क्या करता है, उसके मन में सत्ता का लोभ जागता है। लोभ का मतलब होता है लालच। तो सत्ता का जब लालच जागता है, तो यह सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में मार देता है। ठीक है, जब ये गिरिया के युद्ध में मार देता है, तो अर्थात अब कोई शासक बचा नहीं, तो ये स्वयं को क्या कर देता है, शासक घोषित कर लेता है, शासक बन जाता है। अर्थात अब बात की जाए कि अब सरफराज खां के बाद कौन बंगाल का नवाब बना, तो सरफराज खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, अलीवर्दी खां। कब से कब तक बना, 1740 से 1756 तक। ठीक है, इसको कह सकते हैं ये भी एक योग्य ही शासक था। इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई नहीं, सिर्फ इतना छोड़ के कि इसके शासनकाल में क्या हो गया था, मराठाओं का बार बार आक्रमण हो रहा था। अर्थात मराठा इसके शासनकाल में बंगाल में लगातार आक्रमण कर रहे थे। ठीक है, और यह परेशान हो गया था, मराठाओं के आक्रमण से परेशान हो गया था। और 1751 के आसपास इसने मराठाओं से युद्ध किया, तो जिसमें ये मराठाओं से पराभूत अर्थात हार गया, पराजित हो गया। ठीक है, जब ये मराठाओं से पराजित हो गया, ठीक है, तो मराठाओं के साथ कुछ क्या करना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, अर्थात संधि करनी पड़ी। ठीक है ना, उस संधि के अनुसार क्या हो गया कि जो उड़ीसा भी बंगाल में शामिल था, वह उड़ीसा अलीवर्दी खां को मराठों को सौंपना पड़ा। ठीक है, फिर उसके अलावा इन्हें चौथ कर वसूलने की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा 12 लाख रुपए भी मराठों को दिए गए। अर्थात कहा जाए तो अलीवर्दी खां के समय में मराठाओं के आक्रमण के कारण बंगाल को बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, हानि हुई थी, क्योंकि एक क्षेत्र बंगाल का बहुत समृद्ध क्षेत्र था उड़ीसा, वो मराठों के हाथ में चला गया था। इसके अलावा चौथ कर भी वसूलने की अनुमति दे दी गई मराठों को। तो इसके
काल में कहा जाए तो एक क्षति हुई थी, ठीक है ना, मराठों के आक्रमण से। फिर क्या होता है मित्रों, इसका जो रिलेशन था किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है ना। इतना अच्छा रिलेशन था कि इसने कहा कि ये जो ब्रिटिश हैं यह एक मधुमक्खी के समान है, अगर हम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे तो वो हमें काट लेंगे, क्या कर लेंगे, काट लेंगे। लेकिन यदि हम मधुमक्खी को मतलब मधुमक्खी से दूरी बनाएंगे, मधुमक्खी के छत्ते से दूरी बनाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब वह हमें शहद भी देंगे। अर्थात इसने क्या कहा कि अंग्रेज़ों की जो तुलना है वो मधुमक्खी से करते हुए कहा कि अगर इन्हें हम छेड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे, छेड़ेंगे तो ये काट खाएंगे, नहीं छेड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, शहद देंगे, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं कि अंग्रेज ऐसे थे कि हम उन्हें आम जनमानस से कोई मतलब नहीं था कि उन्हें उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना। उन्हें सिर्फ नवाब के साथ संबंध अच्छे करने थे, क्योंकि नवाब के पास क्या थी, पावर थी, और नवाब इनको पावर देता था, ठीक है ना। और नवाब को क्या चाहिए था, उसको अधिक से अधिक स्वार्थ अर्थात उसके हितों की पूर्ति होती चली जाए, ठीक है। अंग्रेज वो कर रहे थे, अंग्रेज इनके हितों की पूर्ति कर रहे थे। तो अंग्रेज जब क्या था, नवाब के हितों की पूर्ति कर रहे थे, नवाब अंग्रेजों को हितों की पूर्ति कर रहे थे। दोनों क्या एक दूसरे के हितों के पूर्ति कर रहे थे, ठीक है। इन्हें आम जनमानस से दिक्कत था नहीं। इसी कारण अलीवर्दी ने क्या कहा कि हम यदि अंग्रेजों को छेड़ेंगे तो वो हमें काट लेंगे, और यदि हम उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे, अच्छे रिलेशन के साथ रहेंगे, गुड रिलेशन बना के रखेंगे, तो क्या होगा, वो हमें शहद देंगे। शहद का मतलब होता है वह हमें लगातार लाभान्वित करते जाएंगे, ठीक है मित्रों। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये रिलेशन तो अच्छे थे इसके, अंग्रेजों के साथ गुड रिलेशन थे, लेकिन फिर भी इसने क्या कहा कि आप बंगाल में किलेबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी का मतलब होता है मित्रों, जहाँ पर उनकी फैक्ट्री थी वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें तैनात बना देना, जिससे कि आक्रमण से बचा जाए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, अलीवर्दी खान ने, गुड रिलेशन थे लेकिन फिर भी कहा कि आप किलेबंदी मत कीजिए, क्योंकि आप हमारे साम्राज्य में हैं, तो आपकी रक्षा करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, हम उसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, निभाएंगे भी। तो अंग्रेज इसके शासनकाल में क्या था, किलेबंदी नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो जाती है 1756 के आसपास, इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1756 के आसपास क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मित्रों मैं अभी जो है ना एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, यह बैकग्राउंड है प्लासी के युद्ध के लिए। ये बैकग्राउंड मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हमारा जो पिछला सेशन था उसमें मैंने बाकायदे पूरा डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है। बंगाल के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्क्राइब किया है। लेकिन हमें क्या है ना, आप उस चीज़ को स्किप कर गए होंगे, या तो आपको फगट हो गया, मतलब भूल गए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो एक बैकग्राउंड बनाने के लिए कि हमें प्लासी के युद्ध की तरफ बढ़ना है, तो हमें एक बैकग्राउंड बनाना है, जिस लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे से चल रहा हूँ, मतलब अर्थात बंगाल में फिर से चालू कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मित्रों आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा इसी बहाने, कि आप जो चीज़ आपको भूल रही वो चीज़ आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक पृष्ठभूमि, एक बैकग्राउंड भी बनाना है। दूसरा चीज़ हम चाहते हैं कि हम आपको इतनी बार रिवाइज करा दें कि आपको वो भूले भी ना, और एग्ज़ाम में आए तो आप तुरंत उत्तर लगा दें, ठीक है ना। और आप लोग को हिस्ट्री से डरने और बोरियत भरा सब्जेक्ट है ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने मन में इंटरेस्ट नहीं जगाएंगे तब तक वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है ना। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो वही अगर आप मन से ही सोच के बैठे हैं कि हिस्ट्री एक क्या है, बोरियत भरा सब्जेक्ट है, ये हमें बोर कर देता है, नींद आती है, तो पक्का आपको नींद आ जाएगी। इसलिए आपको ये सोचना ही नहीं है। क्यों, आपको मन में ये ख्याल मैं लाने ही नहीं दूँ, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ जब रिकॉल कराऊंगा आपको, जब बार बार आपको वो चीज़ रिकॉल होती जाएगी, तो जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे ना मित्रों, आपको वो चीज़ अपने आप आंसर याद आ जाएगा कि इसका आंसर ये है। इसलिए आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें ये भूल जाता है, या हमें ये हो जाता है, ये हो जाता है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। आप जितना अभ्यास करेंगे आपको वह चीज़ उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी, और अभ्यास मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है मित्रों। लेकिन इसके लिए आपको हमारा भी सहयोग करना होगा, अधिक से अधिक क्या करना होगा, लाइक करना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।
इसके साथ साथ मित्रों आपको क्या करना है, आपको अगर अच्छी लग रही तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं हमारी बातों को। और यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है, इस डाउट को क्लियर कर दीजिए। वो सब चीज़ें हम आपकी ए टू जेड क्या है क्लियर करते आगे बढ़ेंगे, जिससे कभी भी आपको एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़न ही ना हो। क्योंकि जब तक आपके मन में डाउट रहेगा, आपके मन में डाउट है इसका मतलब कि आपको अच्छे से पढ़े नहीं हैं, और वो डाउट हम क्लियर करने के लिए यहाँ पर हैं। इसलिए आपको ये सोचना ही नहीं है कि ये बोरियत भरा है वगैरह वगैरह, क्योंकि हर चीज़ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वूमेन परफेक्ट, दोनों ही परफेक्ट होते हैं, सिर्फ आदमी परफेक्ट नहीं होता है। तो सिर्फ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही चीज़ें आएंगी। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो हम कराएंगे डेली प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जब हम नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे तो हम पीछे से चालू करेंगे, जिससे आपको वो चीज़ें रिकॉल होती चली जाए। हालांकि 5 से 10 मिनट का टाइम हमारा जाएगा रिकॉल करने में, लेकिन वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, लॉस में नहीं है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल, इसलिए हम वो क्या करेंगे डेली रूटीन में लाएंगे। इसके बाद मित्रों क्या होता है मित्रों, 1756 में क्या हो जाता है, अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है तो इनका तो कोई पुत्र नहीं था। जब पुत्र नहीं था तो ये उत्तराधिकारी किसको बनाए, इनकी सिर्फ सिर्फ क्या थी, 3 पुत्रियां थी। जब 3 पुत्रियां थी तो उनके ही बच्चों में से किसी को क्या करना था, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना था। तो इन्होंने किसको नियुक्त कर दिया, इनकी एक सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है ना, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद। क्या नाम था, मिर्ज़ा मोहम्मद। तो उन्होंने मिर्ज़ा मोहम्मद को क्या किया, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, ठीक है ना। तो मिर्ज़ा मोहम्मद ने सिराजुद्दौला के नाम से क्या किया, सत्ता ग्रहण की। फिर क्या हुआ मित्रों, जैसे ही 2 पुत्रियां थीं, 3 पुत्रियां, 3 पुत्रियों में से एक पुत्री की अगर पुत्र को, ठीक है ना, आप क्या कर देंगे, उत्तराधिकारी बना देंगे, अर्थात साम्राज्य का बागडोर उसको सौंप देंगे, तो बाकी लोग तो नाराज होंगे। इसके कारण क्या हुआ, जैसे ही सिराजुद्दौला क्या बना, नवाब बना, परिवार में कलेश हो गया, मतभेद हो गया, ठीक है ना, लोग आक्रोशित हो गए। और परिणाम क्या हो गया कि यह नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। क्या करने लगे, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। इस षड्यंत्र में अंग्रेज भी शामिल हो गए, ठीक है ना, अंग्रेज भी शामिल थे। और नवाब की बड़ी मौसी जिनका नाम क्या था, घसीटी बेगम, हैं, इनका मौसेरा भाई जिसका नाम था शौकत जंग, ठीक है ना, यह सब एक साथ मिलकर नवाब के विरुद्ध क्या करने लगे, षड्यंत्र रचने लगे, ठीक है ना। और फिर परिणाम क्या हुआ कि देखिए हुआ क्या कि परिवार तो समझ में आता है भाई क्यों नाराज़ थे, अंग्रेज क्यों नाराज़ थे, क्योंकि अंग्रेज चाह रहे थे किलेबंदी करना। क्या, अंग्रेज किलेबंदी कर रहे थे, क्यों, क्योंकि यूरोप में चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल का युद्ध, जिसे हम लोग जानते हैं, 7 वर्षों तक एक युद्ध चला था, जिसे हम लोग क्या जानते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बंगाल के क्षेत्र में, अगर ये बंगाल का क्षेत्र है तो यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपनी किलेबंदी कर रहे थे। जाहिर सी बात है मित्रों, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक यूरोप का देश है, अगर उस यूरोप के देश में भारत के लोग भी रहते हैं, पाकिस्तान के लोग भी रहते हैं, ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य यदि टसन हो जाए, ठीक है ना, अगर उनके मध्य कभी वार हो जाए, कुछ रिश्तों में खटास आ जाए जैसे अभी है, तो यूरोप में रह रहे भारतवंशी और पाकिस्तान वंशी वहाँ भी ये देखने में मिलता है कि वहाँ पर भी लोग आक्रोशित हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। तो यहाँ पर भी यही हुआ, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी और यूरोपियों के बीच, तो यहाँ पर भी यही हुआ। तो ये लोग अपनी अपनी क्या करने लगे, किलेबंदी करने लगे। जब किलेबंदी करने लगे तो नवाब को ऐसा लगा कि ये हमारी संप्रभुता के विरुद्ध है, इसलिए क्योंकि नवाब हम हैं और हम बोल रहे हैं कि इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, ठीक है, दिस इज़ मतलब कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनकी रक्षा करें। तो इन्होंने क्या कहा फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों से कि आप किलेबंदी मत कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। फ्रांसीसी समझदार थे, वो नवाब की जबान को क्या कर, नवाब की जो जबान है उसको सर्वोपरि मानते थे कि हाँ नवाब ने बोला तो होगा। लेकिन अंग्रेज ऐसा किए ही नहीं, अंग्रेज लगातार नवाबों की आज्ञा क्या कर रहे थे, अवज्ञा कर रहे थे, ठीक है ना। नवाब ने जो बोला उसके विपरीत कर रहे थे। नवाब ने बोला किलेबंदी मत करो क्योंकि हम आपकी रक्षा करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंग्रेज नहीं माने, लगातार क्या कर रहे थे, किलेबंदी कर रहे थे, फ्रांसीसी मान गए, ठीक है। तो ये सब देख के क्या हुआ, नवाब नाराज़ हो गया और नवाब ने आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण किया, तो सबसे पहले कहाँ पहुँचा, कासिम बाज़ार में। कहाँ पहुँचा, कासिम बाज़ार पहुँचा। कासिम बाज़ार के बाद इसने कलकत्ता पहुँचा। कलकत्ता पहुँचने के बाद इसने फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया।
मित्रों यहाँ पे जो कलकत्ता है ना, कलकत्ता में ही अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का नाम क्या था, फोर्ट विलियम। ठीक है ना, अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री का नाम ही क्या था, फोर्ट विलियम। तो फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया, और जो उस फोर्ट विलियम में कुछ अधिकारी थे, ठीक है ना, तो वो अधिकारी, कुछ अधिकारी कहाँ चले गए, फुल्टा द्वीप भाग गए, और कुछ अधिकारियों ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण अर्थात सरेंडर कर दिया। उनमें से बच्चे भी थे और स्त्रियां भी थी। तो नवाब ने क्या किया, उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया। कुल 146 लोगों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है ना, काल कोठरी में क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जब अगले दिन ताला खोला काल कोठरी का, तो क्या हुआ, 23 लोग सिर्फ जिंदा बचे। ये एक कहानी थी मनगढ़ंत, जिसे लोग कहते हैं ब्लैक होल, अर्थात काल कोठरी की घटना, जिसे किसने रचा था, हॉलवेल ने रचा था। किसने, हॉलवेल ने रचा था। उसने कहा कि नवाब ने हमें क्या किया, एक कमरे में बंद कर दिया, और उस कमरे को जब अगले दिन खोला गया तो सिर्फ 23 लोग ही जीवित बचे थे। बाकी सब क्या था, दम घुटने के कारण मर गए थे, कोई भी जीवित नहीं बचा, सिर्फ 23 लोग। और ये कहानी कहने वाला सिर्फ इकलौता था, 23 लोगों में से कोई और नहीं था सिवाय हॉलवेल ने कहा था। ठीक है मित्रों, जब इसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो कलकत्ता का नाम सिराज ने बदल कर क्या कर दिया, अलीनगर। अलीनगर मतलब कि अपने नाना के नाम अलीवर्दी खां के नाम पे नाम रख दिया अलीनगर। ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही काल कोठरी वाली घटना की बात कहाँ पहुँचती है, मद्रास। कहाँ पहुँची, मद्रास। तो मद्रास में बैठे हुए अंग्रेज अधिकारी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। क्या भेजी, एक सेना भेजी, क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में। कहाँ, कलकत्ता। तो क्लाइव और वाटसन कहाँ आते हैं, कलकत्ता। और कलकत्ता यानी कि अलीनगर, अलीनगर पहुँचे। अलीनगर का जो प्रभार दिया था किसने, सिराजुद्दौला ने। किसे दिया था, मणिक चंद को दिया था। ठीक है ना, तो इन्होंने मतलब क्लाइव और वाटसन ने मणिक चंद को घूस देकर अपनी ओर बुला लिया। अर्थात अलीनगर जो था सिराजुद्दौला के हाथ से क्या है, स्किप कर गया, निकल गया। क्यों, क्योंकि जिसको सिराजुद्दौला ने वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया था वह अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। ठीक है, अंततोगत्वा क्या करना पड़ा, सिराजुद्दौला को संधि करनी पड़ी। किसकी, अलीनगर की संधि करनी पड़ी। यह अलीनगर की संधि क्या थी, नवाब के लिए क्या थी, नवाब की छवि के विरुद्ध था। ठीक है ना, अपमानजनक था। क्यों अपमानजनक था, क्योंकि नवाब जिन जिन चीज़ों का विरोध कर रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, अंग्रेज़ों के साथ संधि में वही सब मानना पड़ा। जैसे अंग्रेज को सभी पुराने अधिकार वापस दे दिए, किले बंदी की अनुमति दे दी। ठीक है ना, और जितना भी क्षतिपूर्ति हुआ था युद्ध में वह सब क्या किया जाएगा, नवाब देगा। इसी तरह सिक्के ढालने की अनुमति दे दी गई, दस्तक का उपयोग करने की अनुमति देगी। मतलब जितनी भी नवाब के शक्ति के विरुद्ध, नवाब के पावर के अपोजिट थे कार्य वर्ग, वो सब के सब अंग्रेज नवाब से कहने के लिए कर दिए कि आप ये सब क्या है करेंगे। तो नवाब को मानना भी पड़ा, होता है, जाहिर सी बात है, मानना पड़ता है। ठीक है, हुआ क्या, ये सब हो गया। ठीक है ना, तो ये सब संधि हो गई, नवाब अपमानजनक संधि मान भी लिया, चलिए ठीक है, आप अब क्या कर सकते हैं, जब हार गए तो हार गए, तो नवाब मान लिया। फिर ठीक है, फिर क्या हुआ मित्रों, फिर भी अंग्रेज नहीं माने। कहते हैं ना कि जो कुत्ते की पूंछ होती है उसको कहीं भी कितनी भी समय तक पूंड़ी में डाल दिया जाए वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो अंग्रेज भी वही थे। अंग्रेजों ने क्या कहा, अंग्रेजों ने कहा कुछ नहीं, करके दिखा दिया। क्या, कि वह गए और चंद्रनगर पर अधिकार कर लिए। चंद्रनगर यानी कि फ्रांसीसियों के फैक्ट्री पर आक्रमण करके अधिकार कर लिए। सिराज ने फ्रांसीसियों को अपने दरबार में संरक्षण दे दिया। दोनों एक दूसरे पर क्या करने लगे, आरोप लगाने लगे कि आपने संधि की क्या की है, अवहेलना, अर्थात संधि का उल्लंघन किया है। ठीक है ना, सिराज ने कहा कि हमने यह संधि प्रस्ताव में रखा था कि आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, आपका दोस्त हमारा दोस्त, हम फ्रांसीसी के हितैषी हैं, तो आपने फ्रांसीसियों के फैक्ट्री पर आक्रमण करके आधिपत्य स्थापित क्यों कर लिया। अंग्रेज कहते हैं कि फ्रांसीसी हमारे दुश्मन हैं, तो आपने दरबार में संरक्षण क्यों दे दिया उनको। ठीक है ना, अब क्या होता है कि क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का क्या कर दिया, आरोप लगा दिया। अब हुआ क्या, अब यही कारण बन जाता है प्लासी के युद्ध का। ठीक है ना,
यही कारण क्या बन जाता है 23 जून प्लासी के युद्ध का। अब देखिए प्लासी के युद्ध को अगर आप देखेंगे तो ये है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। कब? डेट याद रखना है आपको, 23 जून 1757 को, ठीक है ना। आप ये देखिए, ये अंग्रेज है, कौन है? क्लाइव। और यहाँ पर नवाब की सेना बुरी तरह से क्या है? पराजित हुई है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के मध्य प्लासी की लड़ाई क्या है? प्लासी की लड़ाई 1757 23 जून तक क्या है? लड़ी गई, ठीक है ना। और इस प्लासी की लड़ाई में नवाब की हार और अंग्रेजों की धमक बढ़ गई, मतलब अंग्रेजों की साख बढ़ गई और नवाब क्या हुआ? बुरी तरह से पराजित हुआ, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ? लावर जो अंग्रेजों का सेनापति कौन था, जो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, जो ये है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें नवाब को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा था, ठीक है ना। नवाब के पास सोचिए सैनिक कितने थे? 40,000 खुद के सैनिक थे और 50,000 फ्रांसीसी तोपें थी। 40,000 खुद की सैनिक और 50,000 फ्रांसीसी तोपें थी, इसके बावजूद नवाब हार गया। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद नवाब का हार जाना, ठीक है ना। दूसरी तरफ ब्रिटिश के पास सिर्फ 1,000 अंग्रेज और 2,000 भारतीय सैनिक थे, ठीक है ना। सोचिए नवाब की सेना से कितना कम था, कितना ज़्यादा कम था, फिर भी नवाब पराजित हो गया। क्यों? वो हम आगे आपको कारण बता रहे हैं क्यों पराजित हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि। जैसा कि हमने बताया कि जो अलीनगर की संधि हुई थी, अलीनगर की संधि से ना तो अंग्रेज संतुष्ट थे, ना ही सिराजुद्दौला संतुष्ट, क्या था? दोनों ही संतुष्ट नहीं थे। तो अंग्रेज चाह रहे थे हम इस गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जो हमारा पपेट हो, अर्थात हम उसको जैसा बोलें वो वैसा करे। अगर हम बोले उठ तो उठ जाए, हम बोले बैठ तो बैठ जाए। आपने तोते को सुना होगा ना, तोते को रटा देते हैं राम 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 राम, तो वो रामे रटता है, ठीक है ना। और जो कुत्ता होता है उसको हम बोल देते हैं खड़ा हो तो खड़ा हो जाता है, बैठ जा बैठ जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से चाह रहे थे कौन? अंग्रेज कि हम एक ऐसा व्यक्ति बैठा दें जो हमारे अनुसार चले। हम कहें कि तुमको ये काम करना है तो करना है, हम बोलेंगे तुमको ये काम नहीं करना है तो नहीं करना। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज बंगाल में क्या करना चाहते थे? शासन करना चाहते। तो उसके लिए ज़रूरी क्या था कि सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला मेन बाधा थी, मेन हडल था। क्या था? मेन बाधा थी अंग्रेजों के लिए। अर्थात सिराजुद्दौला को किसी तरह से हटा के हम ऐसे व्यक्ति को बैठा दें जो क्या हो सके? हमारे लिए लाभकारी हो सके। क्या हो सके? लाभकारी हो सके। तो हुआ भी यही, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की संधि से नाराज थे। फिर क्या हुआ? क्लाइव, ये जो क्लाइव था इसने षड्यंत्र खेला। क्या खेला? षड्यंत्र रचना चालू किया। आपने देखा होगा महाभारत में शकुनी मामा किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं और रचते हुए महाभारत का युद्ध करा देते हैं। यहाँ पर क्लाइव ने भी यही किया, षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र, उस चक्रव्यूह में कुछ ऐसा लपेटा नवाब को कि नवाब चक्कर खा के गिर गया, ठीक है ना। हुआ भी क्या कि ऐसा कुछ चक्रव्यूह रचा, जैसे महाभारत में शकुनी मामा ने रचा था ना, चक्रव्यूह रच दिया था, महाभारत का युद्ध हो गया। बस वही चीज़ यहाँ हुई। हुआ क्या कि जो क्लाइव था ना, क्लाइव ने षड्यंत्र रचना चालू किया और इस षड्यंत्र का भागीदार किसको बनाया? इस षड्यंत्र का भागीदार उसे बनाया जो कौन था? नवाब। कौन था? ये जो नवाब था, नवाब के मुख्य प्रधान सेनापति। कौन? प्रधान सेनापति। जो नवाब का प्रधान सेनापति, प्रधान अधिकारी और जो नवाब का बैंकर था। यह सब सोचिए कितने महत्वपूर्ण ऑफिसर्स थे नवाब के, कितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे, उन सबको अपनी ओर मिला लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि यह सब अंग्रेज के साथ क्यों मिल गए हैं? ये सब अंग्रेज के साथ मिले क्यों? लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कई बार कि मैं ये नहीं करना चाहता था, मेरे दोस्त ने करा दिया, कहते होंगे, ठीक है ना। मुझे ये काम पसंद ही नहीं था लेकिन उसने कह दिया तो मैं कर दिया। अरे ऐसा संभव ही नहीं होता है कि सामने वाला कहे और आपकी इच्छा ना हो और आप कर जाएं। आपके मन में कहीं ना कहीं वह इच्छा होगी
तभी आप उसका साथ देंगे, नहीं तो नहीं दे सकते, चाहे जितनी भी कोई शक्ति न क्यों ना लगा दे। ठीक है ना। अब प्रश्न यह भी यहाँ उठता है कि इन लोगों ने यहाँ पर साथ क्यों दिया। तो ये लोग क्या थे ना, नवाब से नाराज थे। नवाब से क्या थे, नाराज थे। प्रश्न यह उठता, नाराज क्यों थे। हमने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि नया नया खून ज़्यादा उबाल मारता है, नया नया खून ज़्यादा उबाल मारता है। ठीक है ना। आप देखिए कि जो नया नया लड़का होगा ना, अगर किसी नए नए लड़के को हम किसी कंपनी का अधिकारी बना दें, तो वह सबसे पहले क्या करेगा, अपने हम उम्र लोगों को क्या करेगा, अपने आसपास बैठाएगा, बुजुर्गों को साइड करेगा, जो अनुभवी लोग हैं उनको साइड करेगा। क्यों साइड करेगा, आपके बस की बात नहीं है, आपकी कार्य क्षमता कम हो गई है, आप अब टाइम कम दे सकते हैं, आपकी इफ़िशियंसी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं, उतनी अच्छी नहीं है कि आप कंपनी को आगे बढ़ा सके। बहुत सारे एक्सक्यूजेस, बहाने देकर क्या कर सकता है, उन्हें हटा सकता है। यहाँ पर भी यही हुआ। आप सोचिए इस समय क्या है ना, हमारे देश में बहुत सारी पार्टियाँ चल रही हैं, पार्टी है। उन्हीं पार्टी में से एक कौन है, एक पार्टी है, नाम नहीं लूँगा, आप लोग सब समझ जाएंगे। ठीक है ना। वह पार्टी के बहुत सारे, मतलब कहा जाए वरिष्ठ नेता, ठीक है ना, जो राजकुमार कहूँगा उनको, एक शब्द देता हूँ राजकुमार, जो पार्टी के राजकुमार हैं, वह अपने आसपास एक ऐसा घेरा बना के रखे हैं, किनका, व्यक्तियों का, जिनकी ही वह बात सिर्फ सुनते हैं। और वरिष्ठों को क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया। तो वरिष्ठ क्या कर रहे हैं, वह इन पार्टी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे पार्टी की सभी राज्यों में हार हो रही, पार्टी अपना अनुशासन देखे, पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए, क्यों हानि हो रही है, क्यों लॉस हो रहा है, यह सब चीज़ें पार्टी को विचार करना चाहिए। अर्थात उनके मन में कहीं न कहीं इस बात का बीजारोपण हो गया है कि अब उनका महत्व नहीं है। यहाँ पर भी वही हुआ, सिराजुद्दौला ने इनका महत्व धीरे धीरे कम कर दिया है, तो लेकिन शक्ति अपने पास रख ली है, जिससे ये क्या हो गए, नाराज हो गए। समझते चलिएगा मित्रों। जब ये नाराज हो गए तो क्या हुआ, अंग्रेजों को भी मौका मिल गया और इनको भी मौका मिल गया, जो वरिष्ठ पदाधिकारी थे, कि हमें नवाब से बदला लेना है। दूसरा, इनके मन में लालसा जाग गई, लालसा यानी कि लालच जाग गई कि चलो अब नवाब नहीं रहेगा तो मैं नवाब बन सकता हूँ। बुजुर्ग तो हैं ही, जिएंगे कितने साल, अधिक से अधिक 10 साल 15 साल, फिर उसके बाद हम मर जाएंगे। कम से कम इतने टाइम पीरियड के लिए तो कम से कम मैं वह स्वर्णिम सुख भोग सकूं, जो नवाब बनने के बाद नवाब लोग भोगते हैं। ये सब लालसा जागृत हुई। पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा, हैं, पद मिलेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, यह सब चीज़ें लालच बस जाग गई। तो ये सब लोग कौन कौन, मीर जाफ़र, यार लतीफ़, राय दुर्लभ और जगत सेठ, यह सब अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल गए। किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल गए और षड्यंत्र रचने लगे। क्या रचने लग गए, षड्यंत्र रचने लग गए। और इनके मध्य, अंग्रेजों और ये जो पदाधिकारी थे, इनके मध्य कुछ संधियां हुई। ठीक है ना। बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए कोई भी काम नहीं होता, तो इनके मध्य भी क्या हुआ, संधि हुई। और उस संधि के तहत क्या हुआ, यह डिसाइड हुआ कि मीर जाफ़र क्या होगा, बंगाल का नवाब बनेगा। ठीक है, मीर जाफ़र क्या होगा, बंगाल का नवाब बनेगा। ठीक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे समय, इस समय बहुत सारी गठबंधन की सरकारें चलती हैं। क्या चलती हैं, गठबंधन की सरकारें। और गठबंधन की सरकारें अस्थिर सरकारें टाइप की होती हैं। क्यों, उनमें से किसी भी पार्टी को तोड़ के, किसी भी पार्टी को तोड़ के, लालच दे के कहीं भी बैठा दिया जा सकता। उदाहरण ऐसे समझिएगा कि कुछ समय पूर्व बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी। ठीक है ना। बीजेपी की सरकार नहीं थी, बीजेपी विपक्षी दल थी। लेकिन 2.5 साल बाद ही क्या हुआ, जेडीयू विपक्ष में पहुंच गई और भाजपा सत्ता दल में पहुंच गई। ऐसा कैसे संभव हो गया, ऐसा कैसे संभव हो गया, बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए तो हुआ ना होगा, बिना आपस में क्या किया, मतभेद दूर किए तो हुआ ना होगा। उन लोग आपस में इस बात के लिए सहमति प्रकट किए होंगे कि हम
उनके मध्य कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि हमें ये पद चाहिए, ये मंत्रालय चाहिए, हमें ये अधिकारी चाहिए, हमारे विभाग में ये अधिकारी होगा, यह अधिकारी नहीं होगा, ठीक है ना। बदले में हम आपका ये काम करा देंगे, आपके गांव में ये सड़क पहुंचा देंगे, ये बिजली पहुंचा देंगे। इस तरह की हजारों क्या होती हैं, सहमति बनती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, एक बात में कहा जाए संधि होती है। तो यही चीज़ अंग्रेजों और पदाधिकारियों के मध्य क्या हुई, संधि हुई, ठीक है ना। इस संधि के तहत क्या बातें, क्या लालच दिया गया, मीर जाफर को कहा गया अगर हम जीत जाते हैं, अगर हम जीत जाते हैं जिसमें आप हमारा क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, तो आप बंगाल के अगले नवाब बनेंगे। अब सोचिए कितना बड़ा सपना उन्होंने दे दिया मीर जाफर को कि आप सीधे बंगाल के नवाब बनेंगे। अभी सेनापति हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नवाब को धोखा देना है, बस इससे अधिक कुछ नहीं है। आपको जब युद्ध होगा तो युद्ध में भाग ही नहीं लेना है, सिर्फ खड़े होकर युद्ध देखना है, बाकी काम हम कर लेंगे। और आपको इसके बदले क्या दिया जाएगा, नवाब का पद दिया जाएगा। सोचिए आज भी लालच और भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है, सिर्फ इसी वजह से कि ये दिया जाएगा। और ये दिया जाएगा बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, लोगों की जीवन बदल जाते हैं, ठीक है ना। वाजे को देख लीजिए, बम्बई वाला कांड। वाजे किस तरह फंस गया, पैसे की लालच में फंस गया कि आपको इतना दिया जाएगा, तो फंस गए भाई साहब। बस यही चीज़ हुआ किसके साथ, मीर जाफ़र के साथ। लालच दिया गया कि आपको बंगाल का क्या दिया जाएगा, नवाब का पद दिया जाएगा, बदले में क्या हमें मिलेगा। अंग्रेज ने कहा बदले में आपको कुछ नहीं करना, आप नवाब रहो, बस हमारी कृतज्ञता, मतलब हमारा एहसान मानना कि हमने तुम्हें नवाब का पद दिया है, ठीक है ना। और जो भी युद्ध में हमें थोड़ी बहुत क्षतिपूर्ति होगी वह तुम चुका देना। कैसे थोड़ी बहुत बात की होगा, कहा कि हमारी अधिकांशतः सेना नवाब की लड़ने वाली नहीं, हमारी बची कुछ सेना क्या होगी, नवाब को आसानी से हरा सकती है। तो अर्थात थोड़ी बहुत जो क्षतिपूर्ति हुई वो तुम हमें क्या कर देना, भुगतान कर देना, ठीक है ना। हुआ भी ये। अब देखिए एक बॉलीवुड में बहुत अच्छा सा गाना है, आप लोग को याद हो या नहीं हो, इस समय बहुत परफेक्ट बैठ रहा, हमें अचानक से याद आ गया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया हो, उम्र भर का गम हमें क्या दिया हो, इनाम दिया हो। दुश्मन न करे दोस्त ने, मीर जाफ़र और नवाब, ठीक है ना। आप इमेजिन कीजिए मीर जाफ़र और नवाब, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया हो, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया, ठीक है ना। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। सोचिए यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना। दोस्त दोस्त का ना रहा है और अपने ही अपने को क्या दे दिए, धोखा दे दिए। लोगों को सबसे ज़्यादा कष्ट क्या होता है कि जब अपने ही अपने के विरुद्ध हो जाते हैं। नवाब जिन पर इतना विश्वास करता था वही लोग नवाब के क्या हो गए, विरोधी हो गए, विश्वासघाती हो गए, ठीक है। अब हम लोग पृष्ठभूमि देख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं सीधे कहाँ पे, प्लासी के युद्ध में। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ हम लोग जानते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। यह प्लासी का युद्ध कहाँ पर हुआ, तो बंगाल में नदिया जिला है। कौन सा, बंगाल में नदिया जिला। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा ना, तो नदिया एक ज़िला पड़ता है, आप देखिएगा वहाँ पे दिखाएगा। बंगाल में एक नदिया जिला है, उस नदिया ज़िले में गंगा नदी बहती है, नदिया ज़िले में गंगा नदी बहती है। और उस गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक क्या है, एक गाँव है। अभी भी अगर कोई पूछता है प्लासी कहाँ है, तो प्लासी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि ये जो नदिया जिला पड़ता है ना, ये विधानसभा सीट है पश्चिम बंगाल की, ठीक है ना। यहीं पे क्या पड़ता है, प्लासी पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्लासी। तो हुआ क्या, जब युद्ध हो रहा था जैसा कि हमने बताया कि नवाब की जो सेना थी, नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, नवाब की सेना का नेतृत्व विश्वासघाती मीर जाफ़र। कौन कर रहा था, विश्वासघाती मीर जाफ़र बंगाल की सेना का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। अर्थात नवाब की जो सेना थी उसका नेतृत्व करता कौन था, जो नवाब को धोखा देने वाला था। धोखा कौन देने वाला था, तो मीर जाफ़र देने वाला था। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, शकुनी मामा। शकुनी मामा बोले तो क्लाइव, जिसने षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र कौन रच रहा था, महाभारत में कौन षड्यंत्र रच रहा था, शकुनी मामा। यहाँ पे कौन षड्यंत्र रच रहा है, क्लाइव, ठीक है ना। तो जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो तीनों लोग कौन, राय दुर्लभ, यार लतीफ़ और मीर जाफ़र, ये सब क्या बन गए, मूक दर्शक। क्या हो गए, मूक दर्शक बनकर
युद्ध का आनंद ले रहे थे। क्या कर रहे थे? युद्ध का सिर्फ आनंद ले रहे थे, अर्थात युद्ध में भाग नहीं लिया। इनके अंतर्गत जितनी भी सेना थी वो सिर्फ खड़ी थी, वह नवाब के साथ युद्ध में भाग ही नहीं ली। सिर्फ बाहर से खड़े होकर, आपने जैसे देखा होगा क्रिकेट मैच चलता है तो क्रिकेट मैच में क्या सिर्फ प्लेयर खेलता है, दर्शक तो बाहर रहता है ना, दर्शक दीर्घम बैठ कर मैच देखता है। तो नवाब के जितने भी सेनापति थे एक दर्शक बने हुए थे, सिर्फ युद्ध का आनंद ले रहे थे। वाह ये मरा, वाह ये मरा, और सपने देख रहे थे, बस ये मरा तो मैं नवाब बना, ये मरा तो मैं नवाब बना, ये मरा तो मैं नवाब बना। ऐसे क्या थे? ख्वाब देख रहे थे, अर्थात युद्ध में भाग नहीं लिए। तो बात आती है कि युद्ध में नवाब की तरफ से कौन भाग लिया जिसने नवाब के प्रति इतना कहा जाए इतना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया, देश प्रेम दिखाया कि अपना जान तक न्यौछावर कर दिया। दो लोग थे। कौन कौन? दो लोग थे, जिनमें से एक मीर मदान था। कौन था? मीर मदान। और दूसरा मोहनलाल। कौन? मोहनलाल और मीर मदान। ये दोनों राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हो। किसका? राष्ट्रभक्ति, क्योंकि उस समय राष्ट्र कौन था? बंगाल। बंगाल एक राष्ट्र था। तो राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए वह अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। वीर गति को क्या हो गए? प्राप्त हो गए। और ये संपूर्ण घटनाक्रम कौन देख रहा था? सिराजुद्दौला देख रहा था। उसने देखा कि मीर जाफर युद्ध जा ही नहीं रहा, युद्ध लड़ने बाहर खड़े होकर सिर्फ नज़ारा देख रहा। यार लतीफ़ नहीं जा रहा है, राय दुर्लभ नहीं जा रहा, और इधर से अंग्रेज लगातार हमारे क्या है साथियों को मारे जा रहे हैं, युद्ध में हम पराजित हो रहे हैं। तो ये सब देख के नवाब समझ गया कि यहाँ पर क्या है, षड्यंत्र रचा जा चुका, अर्थात अब अगर मैं यहाँ पर रुका तो निश्चित तौर पे मेरी मृत्यु निश्चित है। तो नवाब क्या हुआ? मैदान छोड़कर भागा। कहाँ? मुर्शिदाबाद की ओर भागा। नवाब क्या किया? मैदान छोड़कर मुर्शिदाबाद की तरफ भागा और अपनी पत्नी लुफ्तुन्निसा, कौन? पत्नी का नाम है लुफ्तुन्निसा, ठीक है ना। पत्नी का नाम क्या है नवाब की? लुफ्तुन्निसा। लुफ्तुन्निसा के साथ क्या है? पटना भागना चाहा, लेकिन बीच में ही मीर जाफर का पुत्र, कौन? मीरन। मीर जाफर का पुत्र मीरन ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। इसी के साथ क्या हो गया? प्लासी का युद्ध खत्म हो गया, सिराजुद्दौला का अंत हो गया और संधि प्रस्ताव के अनुसार नए राजा का आगाज हो गया। हमारे नए राजा कौन बन गए? मीर जाफर। अर्थात मीर जाफर अब नए राजा के रूप में बंगाल में क्या हो गए? विराजमान हो गए। अब देखिए, जैसे कि संधि हुई थी, उस संधि में क्या बताया गया था कि जैसे ही सिराजुद्दौला हारेगा, मारा जाएगा, तो नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। तो यही हुआ, मीर जाफर क्या बना? बंगाल का नवाब बना। दूसरी संधि क्या हुई थी कि मीर जाफर अंग्रेजों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेगा और युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति क्या करेगा? प्रदान करेगा। हुआ भी यही। जैसे ही यह गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों की सहायता से, किसकी सहायता से? अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठा। तो इसलिए इसने क्या किया? अपनी कृतज्ञता के रूप में इसने क्या किया? अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा, क्योंकि उस समय जो बंगाल था, बंगाल वर्तमान, अगर आप पश्चिम बंगाल देखेंगे तो वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वर्तमान में जो बांग्लादेश है, इतना बड़ा क्षेत्र उस समय का क्या होता था? बंगाल होता था। क्या होता था? बंगाल होता था। तो अंग्रेजों को क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर क्या चीज़? मुक्त व्यापार। किसकी? मुक्त व्यापार का क्या दे दिया? अनुमति दे दिया। अर्थात आपसे कोई भी चुंगी नहीं ली जाएगी, आप बेझिझक इन क्षेत्रों में जाकर व्यापार करिए, कोई भी आपको ना रोकेगा ना टोकेगा, ना ही आपसे यह पूछेगा आप किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने जैसा कहा, हरजाना चुकाएगा, मतलब जो युद्ध में हरजाना हुआ था। और इन सब कार्यों को करते हुए इनको लगभग 17,50,000 क्या हो गया? इनका खजाने से खाली हो गया। इसको उपहार देना, उसको उपहार देना, इसकी क्षतिपूर्ति करना, उसकी क्षतिपूर्ति करना, इन सब के चक्कर में बंगाल का खजाना धीरे धीरे क्या होने लगा? खाली होने लगा। अब बंगाल का नवाब कठपुतली नवाब था, अर्थात अंग्रेज जब चाहते, कहते हैं ना कि सोने के अंडा देने वाली क्या थी? मुर्गी थी। जब चाहे तब उससे अंडा निकाल लेते थे।
ऐसा खजाना हाथ लगा था कि अंग्रेज जब चाहे हाथ डालते और जितना हाथ में समाता उतना खींच लेते थे। बंगाल का नवाब भी क्या करता, अंग्रेजों की बदौलत वो सत्ता में बैठा था, नवाब बना था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिला सकता था, उससे अधिक कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इन लोगों को इतना उपहार दिया, 24 परगने का क्षेत्र दे दिया, बंगाल बिहार उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी, और लगातार लगातार क्या था, नजराने हजराना दे ही रहा था। हैं, अब जब लोगों को इतना पैसा मिल रहा है तो उनके मन में लालच तो जागेगा, और लालच जागा, और पैसा मिले और पैसा मिले। अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, मीर जाफर हाथ जोड़ लिया, अब मेरे बस की बात नहीं है, बंगाल का खजाना इतना खाली हो चुका है कि अब मैं और अधिक इनकी भूख नहीं मिटा सकता। यह एक ऐसी भूख जाग गई थी अंग्रेजों को जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्थात उनके मन में लगातार अर्थ 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 अर्थ, धन 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 बोल रहे थे, राम राम जपने की जगह धन 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 क्या थे, रट रहे थे। और मीर जाफर बेचारा उनका क्या था, पेट भरते 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 थक गया, कंगाल हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको जानते हैं क्या कहा गया, जब यह सब हरकतें कर रहा था, लगातार उनको उपहार दे रहा था, ये कर रहा था वो कर रहा था, तो लोगों ने इसे क्या कहा कि ये जो है ना क्लाइव का कठपुतली, अर्थात इसे क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा। ठीक है ना, गधा या गीदड़, गधा क्या काम होता था, एक डंडा मारो जिधर बोलोगे उधर चल जाएगा, अर्थात वो दिमाग से काम नहीं लेता था, वो बोझा खूब ढोता है बिना थके, बोझा खूब ढोएगा बिना थके, और जिधर डंडा मारोगे उधर चलेगा। मीर जाफर भी यही था, जिधर डंडा मारता था उधर बोलता था, अर्थात जिसको पैसा चाहिए मीर जाफर के पास जाता, मीर जाफर पैसा दे देता था। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, क्लाइव का गीदड़ या गधा कहा गया। ठीक है ना, अब क्या था, लगातार इनकी मांग बढ़ रही थी। ठीक है ना, और ये कंपनी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था, क्या है, कंपनी की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था, और प्रतिदिन हो रहा बेतहाशा वृद्धि, मतलब लगातार इनकी मांग क्या थी, बढ़ रही थी, मांग कम नहीं हो रही थी, मांग लगातार बढ़ रही थी, लगातार हो रहे बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण, मतलब इनकी मांग तो बढ़ रही थी धीरे धीरे, लेकिन मीर जाफर क्या था, वह मांग पूरा करने में असमर्थ हो रहा था। क्यों, क्योंकि जो खजाना था ना, वो बंगाल का खजाना धीरे धीरे खाली हो रहा था, और जब बंगाल का खजाना खाली हो रहा था तो वो कहाँ से अंग्रेजों की भूख मिटाएगा, नहीं मिटा पा रहा था। तो क्या हो रहा था, बेतहाशा वृद्धि हो रही थी, दिन प्रतिदिन अंग्रेजों में के खर्च में क्या हो रहा था, बेतहाशा वृद्धि, और उसे वहन कर पाने में मीर जाफर क्या था, असक्षम था। ठीक है ना, उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अंग्रेजों के विरुद्ध डचों के साथ मिलकर क्या कर दिया, षड्यंत्र रच दिया। अर्थात जब इसने देखा कि इनका जो मुंह है लगातार बढ़ता जा रहा मांग से, और मैं इनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो इसने क्या कहा कि इसने षड्यंत्र रचा। कैसा षड्यंत्र, अंग्रेज यूरोपी है, और एक और यूरोपीय कंपनी, कौन डच, तो दोनों का दिमाग एक जैसे होगा। ठीक है ना, दोनों की युद्ध पद्धति एक जैसी होगी, दोनों समझते एक दूसरों को एक जैसा होंगे। तो इसने डचों के साथ क्या किया, षड्यंत्र रचा अंग्रेजों के विरुद्ध, कि डच अगर अंग्रेजों को पराजित कर देते हैं, बंगाल से भगा देते हैं, तो अंग्रेजों का जो स्थान है, अंग्रेजों का जो स्थान है वो डचों को दे दिया जाएगा। डच भी खुश, चलो हमको क्या है, हमको तो प्रॉफिट चाहिए, किसी तरह से हमको प्रॉफिट मिल रहा है, हम अंग्रेजों को हराएंगे। तो ये क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध मीर जाफर के षड्यंत्र में शामिल हो गए डच, और इस षड्यंत्र का, ये जो षड्यंत्र रच रहा था मीर जाफर, इसकी भनक लग गई अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1759 में वेदरा के युद्ध में डचों को पराजित कर दिया। क्या कर दिया, डचों को पराजित करके खदेड़ दिया। अब क्या हुआ, डचों को पराजित कर दिया, मीर जाफर जो था उसका षड्यंत्र क्या हुआ, फेल हो गया, असफल हो गया। अब मीर जाफर को ये तो पता चल गया कि अब अंग्रेज उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। क्यों, क्योंकि वह अंग्रेजों के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचा था जिसने उसे सत्ता में बैठाया है। तो अंग्रेज लगातार इस पर क्या हुए, दबाव डालने लगे, लगातार प्रेशर डालने लगे कि तुम्हें
हमें पैसा देना होगा। जो हमारा 25 लाख रुपए बचाया है, जो हमारा 25 लाख रुपए तुमको देना है, वो हमें दो 25 लाख रुपए। अब ये 25 लाख रुपए कहाँ से चुका है? बंगाल का खजाना खाली है। और दूसरी तरफ क्या हुआ, इसका जो पुत्र था, दूसरी तरफ इसका पुत्र मीरन, उसकी मृत्यु हो गई थी। मीरन उसकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात मीर जाफर का कोई उत्तराधिकारी बचा ही नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेज लगातार प्रेशर डाल रहे थे कि तुम हमें 25 लाख रुपए दो, 25 लाख रुपए हमारा चुकाओ जो बचा हुआ है। दूसरी तरफ क्या हो रहा था, मीरन की मृत्यु हो गई थी, अर्थात मीर जाफर का कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। अंग्रेजों को मीर जाफर के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं था। अंग्रेजों को मीर जाफर के ऊपर भरोसा ही नहीं था, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़िए। एक तरफ तो डचों की पराजय, दूसरी तरफ मीर जाफर के ऊपर लगातार बढ़ रहे अंग्रेजों के दबाव के कारण क्या था, लगातार दबाव बढ़ रहा था। कैसा दबाव बढ़ रहा था? जो हमारा पैसा बचा हुआ, उस पैसे को तुम चुकाओ, चाहे जैसे चुकाओ, क्योंकि अब हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है ही नहीं कि तुम हमारा साथ दोगे, ठीक है ना। और मीरन की मृत्यु हो गई। ये तीन परिस्थितियाँ, तीनों परिस्थितियों को देखते हुए जो मीर जाफर का दामाद था, कौन था? मीर जाफर का दामाद कौन? मीर कासिम। मीर कासिम के मन में लालच जागी नवाब बनने की, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ तो बेदरा के युद्ध में डच हार गए। दूसरी तरफ नवाब के ऊपर इतना प्रेशर बन चुका था कि उसे 25 लाख देना है। अंग्रेज उसका साथ देने वाले नहीं हैं। अंग्रेज मतलब नवाब को पता था अंग्रेज कभी भी उसको क्या है, पद से हटा सकते हैं। तीसरी चीज़, मीरन ही नहीं बचा था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। तो ये सब परिस्थितियाँ ऐसी मतलब ऐसी परिस्थितियों का जन्म हुआ जो मीर कासिम के सपनों को पूरा कर देती। मीर कासिम का कौन सा सपना? बंगाल का नवाब बनना। बंगाल का नवाब, अर्थात मीर कासिम के मन में बंगाल का नवाब बनने की लालसा जागृत हुई, ठीक है ना। यह परिस्थितियाँ सुनहरा अवसर सा प्रतीत हुई बंगाल की गद्दी हासिल करने के लिए। किसे? मीर कासिम को, ठीक है ना। और मीर कासिम कहाँ गया? अंग्रेजों के पास गया। मीर कासिम अंग्रेजों के पास गया और कहा कि तुम मुझे नवाब बनाओ, तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम जो बोलोगे वो मैं तुमको दूंगा। अंग्रेज को क्या चाहिए था? अंग्रेज तो चाहते ही थे कि उनको ऐसा कठपुतली शासक मिल जाए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अंग्रेज कहें ठीक है भाई, हमारा क्या जाता है, तुम आओ। तो इन दोनों के मध्य क्या हुई? संधि हुई। उस संधि में क्या था कि मीर कासिम ने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, कौन? वर्धमान, मिदनापुर और ये चटगांव, इसकी जमींदारी, कहा कि आपको तीन जो हमारे क्षेत्र हैं, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इसकी जमींदारी हम आपको दे देंगे। जमींदारी का मतलब यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र थे बंगाल के, अर्थात यहाँ से जो टैक्स मिलेगा वो टैक्स आप लीजिए। उनको चाहिए क्या? अंग्रेज को यही तो चाहिए। उनको क्या चाहिए कि उनको किसी तरह टैक्स मिले बस। कहे ठीक है भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं। और कहा कि अगर आप कभी दक्षिण में अभियान करेंगे, आप दक्षिण में कभी अभियान करोगे, कंपनी को कहा, किसने? कासिम ने, कि आप कभी अगर दक्षिण में अभियान करते हैं तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। तो क्या, जो दे उसका भला। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुमको अब हम नवाब बनाएंगे, तुम हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो। कहा ठीक है। तो हुआ क्या, वेंसी टाट, कौन? वेंसी टाट और कर्नल किलाड, वेंसी टाट और कर्नल किलाड कहाँ पहुँचे? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्यों? मुर्शिदाबाद वहाँ की राजधानी थी। कहाँ की? बंगाल की राजधानी थी, ठीक है ना। तो जब मुर्शिदाबाद पहुँचे, वहाँ पे गए और मीर जाफ़र से कहें, सुनो भाई मीर जाफ़र, तुम हमारे किसी लायक नहीं हो, तुम नालायक निकले। क्यों? क्योंकि तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, हमने तुम्हें नवाब बनाया और तुमने हमें धोखा दिया, इसलिए हम तुम पर विश्वास नहीं करते हैं। तुमको इस बात का आभास है कि हमने तुम्हें मारा नहीं है, हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम चाहते तो तुमको मार सकते थे, लेकिन हमने तुमको मारा नहीं, सिर्फ हम तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। और तुम नालायक हो, गद्दार हो, ठीक है ना, दोस्ती करने के लायक नहीं हो। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम 15 लाख रुपए पेंशन लो, 15,000 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये, 15,000 रुपये पर मंथ की पेंशन लो और गद्दी छोड़ो, ठीक है। अगर नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको मार देंगे।
तो मीर जाफ़र को तो जान बचानी थी। तो मीर जाफ़र ने कहा ठीक है, हम गद्दी छोड़ देते हैं। और उसने मीर जाफ़र ने मीर कासिम के लिए क्या कर दी, गद्दी छोड़ दी। मीर जाफ़र ने मीर कासिम के लिए क्या कर दी, गद्दी छोड़ दी। और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन सा घटनाक्रम हुआ, जो अंग्रेज और मीर कासिम के मध्य संधि हुई, उस संधि के बाद बेंसी टाट और केलाड मुर्शिदाबाद पहुंच के ज़बरदस्ती मीर जाफ़र को पद से हटाया और मीर कासिम को सत्ता पर बैठाया। इस पूरे घटनाक्रम को कौन, वेंसी टाट, कौन, वेंसी टाट ने 1760 की क्रांति कहा। क्या कहा, 1760 की क्रांति कहा। अब प्रश्न यह उठता है, क्या मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को सत्ता पर बैठाना एक क्रांति थी, या यह एक क्या कहा जाए, झूठा प्रपंच था, है? मतलब कि बेवजह की बातें कहाँ, बढ़ा चढ़ा के बातें कहना था। ठीक है ना। अब हम लोग को देखना है कि आखिर क्रांति किसे कहते हैं, किस बात को कहेंगे कि ये क्रांति थी। ठीक है। तो क्रांति का मतलब होता है बहुत तेजी से बदलाव होना, किसी चीज़ का बहुत तेजी से परिवर्तित होना। ठीक है ना। व्यापक बदलाव होना और जन भागीदारी। आप देखेंगे मीर कासिम को सत्ता पर बैठाने में क्या जनता की भागीदारी थी? बिल्कुल भी नहीं थी। किसकी भागीदारी थी? अंग्रेजों को। क्या इसके कारण व्यापक बदलाव आया? कुछ बदलाव नहीं आया। पहले भी कठपुतली शासक बैठा था, अब भी कठपुतली शासक ही बैठा रहे थे। क्या इसके कारण बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया बंगाल में? क्या बंगाल की जनता का भला हुआ? क्या बंगाल के पदाधिकारियों का भला हुआ? कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। यथा स्थिति उसी तरह थी, जो पहले थी वही वर्तमान में थी। सिर्फ परिवर्तन किसका हुआ था? आदमी का हुआ था। पहले मीर जाफ़र था, अब कौन बन गया था? मीर कासिम बन गया। बाकी स्थिति हूबहू वही थी। इसलिए इसे क्रांति कहना तर्कपूर्ण नहीं लगता है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी, स्पष्टता पूर्वक समझ में आई होगी। आज का सेशन हमारा यहीं पर क्या होता मित्रों, समाप्त होता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी सहजता पूर्वक समझ में आई है, इजीली आप लोग समझ पा रहे हैं, तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी। हम चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकें, जिसका माध्यम सिर्फ आप लोग बन सकते हैं। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें। मित्रों, अब हम अगला जो हमारा सेशन आएगा, वो सेशन हमारा क्या आएगा, बक्सर का युद्ध आएगा और द्वैध शासन आएगा। इसके साथ ही द्वैध शासन के साथ ही बंगाल ख़त्म करके हम लोग कर्नाटक की तरफ बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, आपको किसी भी बात की जानकारी चाहिए, कोई डाउट है, किसी प्रश्न में कोई शंका है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और हमारा नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ होगा, जो व्हाट्सएप का लिंक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़कर डेली टेस्ट सीरीज क्या है, डेली हम लोग टेस्ट सीरीज का आयोजन करते हैं। आप उस टेस्ट सीरीज का क्या है, हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर आप जुड़िए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से और डेली टेस्ट आप लोग दीजिए, जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। मित्रों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।